हाय एवरीवन, मैं रोबिन आप सभी को फिर से एक बार हमारी सेशन सीरीज़ में वेलकम करता हूँ। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ये थर्ड पार्ट होगा। दो पार्ट हमारे पूरे हो गए थे। स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम अपने हर पार्ट में कवर करें। माय नेम इज़ रोबिन, दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है आपसे वो पूछ लिया गया है कि एक्चुअली में ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। अब देखिए, इस टर्म की या फिर इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में तो ये 1100 टाइम के टाइम पर जब आपका इंग्लैंड में ये बहुत ज़्यादा लिबर्टीज़ लाने के लिए चार्टर्स वगैरह साइन हो रहे थे, तो तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। उसके साथ साथ जो ग्रीक और रोमन रिपब्लिक्स थे वहाँ पर भी इस चीज़ को देखा गया था एंशियंट टाइम में। लेकिन अगर आप बोलेंगे ऐसे कि भाई कॉन्सेप्ट का ये ओरिजिनेशन कहाँ पर हुआ, तो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ब्रिटेन में आता है। जब लगभग 1100 किंग्स ने ये ट्रीटी साइन करी कि भाई अब हम ना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे और उसके हिसाब से अब हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को मान लिया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो आपका ओरिजिनेट कहाँ पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट है आपका दी प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो देखिए, लास्ट पार्ट में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जब मैं आपसे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक्चुअली में प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन उनके कुछ दिन बाद इलेक्शन कर लिए गए थे जिसमें आपका राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट आपसे आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई आपका चेयरमैन कौन थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो आप बोल देंगे वो कौन थे, आपके B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन है। देखिए, अगेन आपके सामने रिपीटेड क्वेश्चन बन गया। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि PYQs की सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको रिलेट करते हुए नजर आएंगे, और खास तौर से आपकी किरण वाली बुक में। ठीक है, तो किरण वाली बुक के मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर फॉलो करने, जहाँ पर आपका टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के दोनों के लिंक दिए गए हैं। दोनों पर इंपॉर्टेंट पोस्ट मैं आपके लिए डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, आपके B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में जो आपका मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, वो आपका कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो अगेन मैंने आपसे लास्ट पार्ट में भी ये चीज़ बात करी थी कि एक्चुअली में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया था हमने जिस टाइम पर, तो हमने अलग अलग कंट्री से कुछ कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पर जो आपसे चीज़ पूछी गई है वो पूछी गई है कि जैसे प्रेसिडेंट का हम चुनाव करते हैं, क्या उसके तौर तरीके होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है। तो देखिए, आयरलैंड। आयरलैंड वो देश है जहाँ से हमने बोरो किया है कि इलेक्शन हम प्रेसिडेंट का अपना कैसे कराएंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को हमने कहाँ से लिया है, तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को हमने लिया है आपका यूएस से। यूएस से हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रावधान जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। अगर मैं आपका इस इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम आयरलैंड वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इससे हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। जैसे आपका DPSP वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ड्राफ्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने यहाँ से लिया है। और इसके साथ साथ कि भाई आपका जो लोकसभा में या फिर सॉरी राज्यसभा में जो आपकी नॉमिनेशंस जाती है वो भी कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। तो ये कुछ रिलेटेड चीज़ें थी, और यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हुई थी, जो कि आपका आयरलैंड से हमने लिया था। नेक्स्ट है आपका, पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए, लोग बदल सकते हैं लेकिन उनके जो रूल्स हैं वो हम नहीं बदलेंगे। ये जो आपसे पूछा गया है, ये बोला गया है कि ये किस चीज़ का प्रिंसिपल है। तो देखिए, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है तो वो आपसे क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन आपसे क्या बताता है कि जो रूल्स हैं वो हमने लिख दिए हैं। अब इसके अंदर कौन सा आदमी फिट होगा, कौन सा आदमी बाहर जाएगा, वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो यही आपका स्टेटमेंट बता देता है कि पर्सन्स में चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज। तो यही आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट बताता है, प्रिंसिपल किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है आपका, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर दी। तो देखिए, ये भी अगेन आपका रिपीट हो गया है। कैबिनेट मिशन प्लान आपका आया था कब, 1946 में भारत, जिनका मेन उद्देश्य क्या था कि ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेंगे, जो कि आपका क्या करेगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी काम करेगी, और ये देखेगी कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। सो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेसिकली सेटअप करने का जो मेन आपका प्लान था वो इस कैबिनेट मिशन प्लान का अंदर था। तो इसी वजह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका दी टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फेसाइज्ड बाय जॉन लॉकी आर। तो देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने एक लिबरल थ्योरी दी थी डेमोक्रेसी के लिए। अब इनके इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इनके कुछ दो मूल्य क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू प्रॉपर्टी, ये बेसिकली इन जॉन लॉकी के दो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि अगर ऐसा होगा और ऐसा अगर कोई कंट्री अपने नागरिकों को प्रोवाइड करता है तो वहाँ पर आपका डेमोक्रेसी का थ्योरी एकदम अच्छे से हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो जॉन लॉकी थे इन्होंने ये दी थी, जिसका नाम अगर मैं आपसे पूछ लेंगे कि जो थ्योरी थी इनका नाम क्या था, तो उसका नाम था टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट, ये एक्चुअली में इसका नाम था इनके दिए गए सिद्धांत का। 1689 में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ। तो देखिए कैबिनेट सिस्टम होगा और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये एक्चुअली में जो कंट्रीब्यूशन है ये किसका दिया हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ब्रिटेन ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कंट्रीब्यूट करता है सभी को। ओके, कि वहाँ पर कैबिनेट सिस्टम भी काम करता है और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हर किसी की जवाबदेही भी होती है अपने अपने मंत्रालयों के लिए। ये जो आपका कंट्रीब्यूशन देता है ये आपका कौन देता है, ब्रिटेन देता है। तो इसी सिस्टम को हमने भी अडॉप्ट किया था, जिस वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच। तो देखिए डायरेक्ट गवर्नमेंट जो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इससे मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट या फिर सेकेंड पार्ट में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक्चुअली में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता क्या है। वहाँ पर कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है, वहाँ पर हर रूल के लिए, हर चीज़ के लिए सभी लोगों को बुलाया जाता है और रेफरेंडम यानी कि ये आपका हर इंसान को ही हक होता है कि आप हर चीज़ पर अपना आकर वोट दीजिए। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है ये आपसे क्या कहता है, ये आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपसे क्या कहता है, पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के लिए लोगों को बुलाया जाता है रेफरेंडम बोल के कि भाई रेफरेंडम हो रहा है, ये रूल लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो लोग क्या जाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं और अपना वोट देते हैं कि ये वाली पॉलिसी हमारी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों का हाथ होता है। तो ये जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर है ये आपका, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड विथ। तो लीगल सोवरेनिटी की बात करी गई है, तो किसके अंदर ये आपकी वेस्ट करती है यानी कि समाहित है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, तो भारत का संविधान ही क्या कहता है आपसे कि लीगल सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है लॉयर्स कंसेप्शन ऑफ सोवरेनिटी। इसको एसोसिएट किया गया है किससे, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन द स्टेट से। ये जो बॉडी है ये क्या करती है, पावर देती है कि हम इशू कर सकते हैं फाइनल कमांड इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज द लीगल सोवरेन इन अ स्टेट। तो यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यही आपकी वो सोवरेनिटी वाली चीज़ को वेस्टेड करता है अपने अंदर, जिस वजह से आपका यहाँ से पार्ट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजेंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसका अपना लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैंने आपसे लास्ट पार्ट में भी बताया था कि एकमात्र ऐसा देश है कौन, यूनाइटेड किंगडम। इनका लिखित में नहीं है। लिखित में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि इनको पता नहीं रहता है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इनके जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उस तरीके के काम करते हैं जो कि एक्चुअली में इन्हें पता है, बट हाइपोथेटिकली काम करते हैं कि चलिए इस चीज़ों को हम इस तरीके से लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इनका कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके से इन्होंने नेम नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये तो आपको पता है, ये तो हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इस अपनी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान में रखते हुए कि जो आपका आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में आपसे क्या कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली जाकर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। तो इसी वजह से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा था और इसे ये भी कहा था कि ये जो आपका आर्टिकल है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। तो देखिए जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर देश है, तो इससे आपका क्या अर्थ निकलता है,
ऑब्वियसली इससे आपका ये अर्थ निकलेगा कि भाई जितने भी आपके रिलीजन्स हैं या फिर जो भी वो रिलेटेड प्राइवेट अफेयर्स रखते हैं और अपने सिटीजन्स से रिलेटेड एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस, मतलब हम उनके रिलीजियस या फिर उनके प्राइवेट अफेयर्स के आधार पर किसी भी सिटीजन को क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो यही आपका बताता है सेक्युलर हो जाना किसी कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनवरी 26 सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों किया गया, क्यों चुना गया 26 जनवरी को कि भाई इसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। तो देखिए आपको पता है 26 जनवरी को 1930 के कारण जब हमने रेजोल्यूशन चूज़ किया था जनवरी 26 को 1930 में कि हम अपना पहला ट्राई कलर भी हमने तभी चूज़ किया था 1930 के टाइम पर, ठीक है। और इसी वजह से हमने उस दिन देखा था कि भाई उस दिन भी 26 जनवरी था, तो हमने सोचा कि यार हमारा जब अपना 26 नवंबर 1949 को ये सब चीज़ें बन चुकी हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जनवरी आने वाला है 26, जिस दिन हमने तिरंगा भी अपनाया था उसी दिन कर लेंगे इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पर द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे ऑन 1930, इसी वजह से हमने इसको 26 जनवरी का वेट किया और उसी दिन हमने अपने इनॉग्रेशन किया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट possesses which of the following advantages। तो देखिए जो यूनिटरी सिस्टम होती है, अब आप बोलेंगे यार ये यूनिटरी सिस्टम क्या होती है, इसमें एक्चुअली आपका यूनिटरी स्टेट काम करता है, ये एक सोवरन स्टेट होता है जिसे एक सिंगल एंटिटी आपकी गवर्न करती है। ओके, तो ये तो आपका चीज़ हो गया। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपकी सुप्रीम होती है, और जो भी कोई आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं, जैसे हमें सब नेशनल यूनिट्स की बात करूँगा, वो सिर्फ पावर उस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं जिस तरीके से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्ट करता है, तो वो हो जाता है आपका क्या, यूनिटरी सिस्टम। अब देखिए अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो आपकी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके के एडवांटेजेस अपना पजेस करती है, तो आप क्या कहेंगे, तो ये बोल देंगे कि भाई जो स्ट्रॉन्ग स्टेट है उसमें बनाया जाता है, जो आपका यूनियन जो स्टेट जो हेड होता है वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट का एलिमेंट नहीं है, नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखिए पॉपुलेशन आपका किसी भी स्टेट का पार्ट होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि लैंड उसका पार्ट होता है, बिल्कुल सही है, ये भी होता है, ये भी होता है, गवर्नमेंट भी उसका पार्ट होती है, लेकिन आर्मी किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं कहलाती है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका पॉपुलेशन आता है, जिसमें आपका टेरिटरी या फिर लैंड आता है, जिसमें आपका गवर्नमेंट आता है, और जिसमें आपका क्या आता है, सोवरेनिटी आती है या फिर इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। ये भी चीज़ आपकी इस एलिमेंट के अंदर आती है, लेकिन आपका आर्मी इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एक की फीचर का पार्ट नहीं करता है भारतीय संविधान में। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूंगा अरिस्टोक्रेसी का, तो आप बोलेंगे यार ये अरिस्टोक्रेसी वाली जो चीज़ है क्यों ये हमारा पार्ट नहीं है, तो हम बस ये बोल देंगे जिस तरीके से हमारा संविधान काम करता है उसी तरीके से हम बोल देंगे कि भाई ये हमारे की फीचर्स हैं, बाकी का हमारा नहीं है। क्वासी फेडरल है, बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है वो एकदम क्वासी फेडरल है, जहाँ पर स्ट्रक्चर को इस तरीके से बताया गया है कि सेपरेशन होता है वहाँ पर पावर्स का, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हमने देखने के लिए मिलता है, फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाते हैं, लेकिन अरिस्टोक्रेसी हमारे यहाँ का पार्ट नहीं है। अरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि क्या मार्क करती है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसके अंदर होगी, छोटे लोगों का, मतलब थोड़े कम लोगों के अंदर होगी, प्रिविलेज रूलिंग क्लास के अंदर होगी। तो ऐसा तो हमारा संविधान नहीं बताता है, इसी वजह से आपका ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट डिसकरेक्ट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, तो देखिए जो पार्लियामेंट सोवरेन होगी ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, तो देखिए इंग्लैंड में बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनेट होती हैं। ओके, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर महत्व दी जाती है कि सोवरेन होल्ड करेगा, जैसे कि लेजिस्लेटिव बॉडी अपना कुछ भी चेंज कर सकता है, रिपील कर सकता है अपने प्रीवियस लेजिस्लेशन की, तो उनको वो आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम है इस तरीके का सोवरेन वाला, वो इंग्लैंड में ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट है आपका हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बहुत ही आसान है, सभी को पता है, भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है हमारे संविधान का, तो ये तो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो देखिए अलग अलग काम करने की या कामों को डिवाइड करने की इतनी लिस्ट बनाई गई है, जिसमें आपका एक स्टेट लिस्ट आता है, उसके बाद आपका यूनियन लिस्ट आता है और एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट।
जिसमें स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों के ही कुछ कुछ फंक्शंस आपके समाहित होते हैं। अब पूछा गया है कि भाई ये जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो सिस्टम है ये हमने कौन से देश से लिया है, तो देखिए ये हमने लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने इसे अडॉप्ट किया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ से अडॉप्ट की हैं, जैसे कि आपका एक तो आपका यही हो गया क्या, जिसमें हम आपका ये कॉन्करेंट लिस्ट वाली चीज़ हो गया, प्रियम्बल की लैंग्वेज को किस तरीके से रखा जाएगा, जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसमें कैसे कैसे काम करेंगे, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हमारा कैसे काम करेगा, तो ये सभी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या करी हैं, अडॉप्ट करी हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, तो बहुत ही आसान है, अगेन 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया। और अगर लागू करने की बात करेंगे तो आपको पता है ये आपका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अभी हमने पहले ये भी जान लिया कि कारण क्या था, क्योंकि लाहौर सेशन 1930 में हमने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था और तभी हमने अपना ट्राई कलर भी ले लिया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन, तो देखिए जो भी आपके फ्रेमर्स थे जिन्होंने भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, उनका माइंड या फिर उनके आइडियल्स किस जगह पर आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखिए प्रियम्बल को बोला जाता है जहाँ पर आपके माइंड और आइडियल्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट है आपका विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कौन सा एक्ट था जब पहली बार अलग अलग जगहों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर में पहली बार सम्मिलित होने का क्या मिला था, मौका मिला था। तो देखिए पहली बार की बात करी गई है तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में ये आपके इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, 1909 में ये आपके इंडियन काउंसिल एक्ट्स के इलेक्शंस हुए थे, जिन्हें आप मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इसे आप क्या बोलते हैं, मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी आप इसको बोलते हैं। मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, इसे इफेक्टिवली लेजिमेट किया गया था कि इंडियंस को हम इलेक्शंस करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल, तो एक सरकार आपकी यूनिटरी होगी, फेडरल होगी, इसके बेसिक क्लासिफिकेशन को आप किस आधार पर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो आपका स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप होता है उसी के आधार पर हम मान लेते हैं कि वो आपकी यूनिटरी होगी या फेडरल होगी। अब देखिए फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका यूनियन हो जाता है, उसके बाद स्टेट्स होते हैं और उसके बाद ये चीज़ें काम करती हैं। और यहाँ पर जो पावर का डिवीजन आपको देखने के लिए मिलता है फेडरल स्ट्रक्चर में। लेकिन यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आपका सेंटर होता है, जो आपका यूनियन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी जाती है। तो बेसिकली जो आपका सेंटर है और स्टेट है उनके बीच का रिलेशन ही तो आपको ये बता रहा है कि वो यूनिटरी होगी या फेडरल होगी। इसी वजह से आपका यहाँ से पार्ट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका किस तरीके का है, तो अभी हमने जान लिया था कि हमारा क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल होने का मतलब आपको पता है वही है कि भाई किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को हम डिफाइड करेंगे, यूनिटरी फीचर्स किस तरीके से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म में लिया जाएगा। ठीक है, किस किस तरीके से हम अपने कामों को डिवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ आपकी फेडरल स्ट्रक्चर बता देती हैं, जिसे हम क्वासी फेडरल भी बोल देते हैं। इसी वजह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द पार्ट जो कि आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखे, रिपीटेड वे में क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। और देखिए वीडियो मिस मत कीजिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को लिंक में जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO, JEE, उसके बाद डेली पुलिस, बहुत सारे बैचेस आपके चलते रहते हैं। सभी बैचेस को आप ज़रूर ज्वाइन करें अपनी प्रिपरेशन को अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 10% का सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप robin.bsr या फिर SSCYT का कोड यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।